Hello friends, today we are going to discuss about the new chapter as a dual nature of radiation and matter. Thus, just read out dual nature of radiation and matter. Radiation, we can say the wave nature, and the matter means particle nature. Then in present chapter we will prove that whatever the radiations are there means which having the wave nature, it also possess particle nature, and whatever the particles are there, they also exhibit wave nature also. In present chapter we have to discuss about the dual nature. मतलब ऐसे हमें जो वेव है उसको पार्टिकल नेचर भी प्रूफ करना है, और जो पार्टिकल है उसको हम एज ए लेटर ऑन वेव नेचर भी प्रूफ करेंगे. नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन रेडिएशन मींस वेव नेचर. तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट याद करो कि विच एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट द वेव नेचर. मतलब ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट है कि जिससे कोई भी ऐसे वेव नेचर प्रूफ होता है. देन वी कैन से दैट हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट विच वाज इन चैप्टर नंबर 8 कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो उससे प्रूफ होता है कि व्हाटएवर द रेज आर एमिटेड इट्स एग्जिबिट वेव नेचर. That is the name of the chapter is electromagnetic waves. फिर जैसे production of X-ray, तो X-ray also exhibit the wave nature which was discovered by the Röntgen. Then just remember experiments, interference, diffraction, polarization which was in chapter number 10 as a wave optics. They also represent the wave nature. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिससे ऐसे वेव नेचर प्रूफ होता है. और अगर कोई भी हम ऐसे अब पार्टिकल की बात करें, देन जस्ट रिमेंबर द इलेक्ट्रॉन. तो वी नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. देन ऐसे जो कोई भी पार्टिकल है उसका E अपॉन m का रेशियो मेजर्ड बाय मिलीकन साइंटिस्ट. Millikan has measured the ratio of E upon m. It is also called specific charge also. E upon m को क्या बोलेंगे? Specific charge. अब E upon m का रेशियो ऐसे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर कहीं पर भी पूछे कि व्हाट इज अ स्पेसिफिक चार्ज, देन इट इज E upon m. वी नो द वैल्यू ऑफ चार्ज, वी नो द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका जो भी रेशियो आए, जो भी आंसर आएगा ऑप्शंस के हिसाब से सेट कर दो, तब हमें यहाँ पर उसका स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा. तो ये थोड़ी बहुत एज ए इंट्रोडक्शन अबाउट द रेडिएशन मतलब वेव नेचर, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल नेचर आल्सो इसी चैप्टर में. अब अगर हमें कोई भी ऐसे मेटल सरफेस हो और वो मेटल सरफेस, तो मेटल मीन्स वी नो दैट इट possess many free electrons. In metal the positive ions are situated their lattice point. मतलब पॉजिटिव आयंस जिस प्लेस पर सिचुएटेड है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट. And in between the space of the lattice point, between the space of the positive ions, electrons are free to move. These are called free electrons. Then जो भी free electrons है, but these electrons cannot escape from the surface easily.
वी कैन से कि कोई भी मेटल, तो मेटल मतलब हम बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर मीन्स विच possess फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे फ्री बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे भी फ्री नहीं है कि वो मेटल से बाहर आ सके, मतलब दे आर बाउंडेड विथ सम एनर्जी। फ्री तो है बट देन ऑल्सो दे आर बाउंडेड इनसाइड ऑफ द मेटल with some energy. Then these electrons are free to move within the space of the lattice point. Otherwise, they are free to move inside of the metal. But these electrons cannot be escaped from the metal surface. ये easily ऐसे बाहर नहीं आ सकते। अब अगर हमें इसका emission करना है, emission of the electron, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को हमें मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, तब कुछ हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए। मतलब आइदर वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, अदरवाइज वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली वी हैव सप्लाइड एनर्जी टू द मेटल सरफेस, वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू द मेटल सरफेस, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर और सप्लाइंग एनर्जी टू द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। लेकिन वो भी कब? ओके, जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, अगर उतनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करे, देन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर? वन मोर टाइम, इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो मेटल्स के अंदर बाउंड है, फ्री तो है, लेकिन वो ऐसे अंदर मूवमेंट के लिए फ्री है, वो कोई भी ऐसे हमारे मेटल सरफेस से इजीली बाहर नहीं आते। अगर इसको हमें बाहर निकालना है, मतलब एमिशन कराना है, देन आइदर वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस, अदरवाइज वी कैन से वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू दैट। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़े? तो जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है इनसाइड ऑफ द मेटल, this much of energy, otherwise उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, then and then electrons can be emitted from the metal surface। तो जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर हम डेफिनेशन दें फॉर द वर्क फंक्शन, then work function of the metal denoted as phi naught, और उसको हम बोलेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मेटल सरफेस for emission of electrons। is called work function of the metal। कि कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उससे अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो एस्केप होने ही वाले हैं। जैसे हमने बोला कि जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, बस उतनी एनर्जी है, उससे ज्यादा दे दे, then we can say the minimum energy required for the metal surface for the emission of electrons, it's called work function। Now the work function depends on three factors। First, type of metal, मतलब the different metal surface possess different type of work function। Then type of surface, type of metal surface, मतलब हमारे पास एक ही टाइप की ऐसे एक ही
लेकिन वन एज ए रफ सरफेस, अनदर possess polished surface। तो polished जो सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे जल्दी बाहर निकल सकते हैं विद सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो रफ सरफेस में हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। तो हमारे पास मेटल एक ही है लेकिन उसकी सरफेस डिफरेंट है। वन अदर इज अ रफ सरफेस, अनदर इज अ पॉलिश सरफेस। तो पॉलिश सरफेस में से इजीली मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स बाय सप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी electrons can be emitted from the surface. Then we can say the type of metal surface and temperature। एक ही टाइप की मेटल है हमारे पास जिसको ऐसे दो अलग अलग मेटल्स है जिसमें मतलब ऐसे दो अलग अलग हमारे पास सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। तो जिसका टेम्परेचर हाई है उसकी एनर्जी थोड़ी हाई हमने सप्लाई कर ही दी तो उसमें से जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। Then the work function depends on three factors: type of metal surface and temperature। अब जो भी हमने बोला कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेटल सरफेस फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो अब जो भी हमें यहाँ पर मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी है तो मिनिमम एनर्जी हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं उसकी भी ऐसे डिफरेंट मेथड है। तो एनर्जी सप्लाई करने के लिए ऐसे डिफरेंट जो मेथड है उसमें फर्स्ट क्या हम ऐसा बोलेंगे कि हाउ कैन वी सप्लाई द एनर्जी। देन फर्स्ट वन इट्स कॉल्ड थर्ड अर्निंग एमिशन। Third ionic emission. The third related with the energy. The word as a term related with the energy. The third ionic emission. In third ionic emission, just pass the electric current through the filament. अगर हम सोचे कि कोई भी एक filament nothing but the one type of coil। जैसे पहले जो बल्ब आते थे उस बल्ब के अंदर भी छोटा सा ऐसा तुम्हें स्प्रिंग जैसा दिखता था, बस उसी स्प्रिंग जो है उसको हम फिजिक्स के वर्ड में बोल दे तो इट इज फिलामेंट। तो व्हेनेवर करंट पास थ्रू द फिलामेंट according to the I square RT, heat will be generated and whatever the heat is generated and this energy is gained by the electron presence in the filament। Then after getting the sufficient amount of energy, मतलब वर्क फंक्शन जितनी अगर उसको एनर्जी मिल जाए इसके अंदर से, then electrons will be emitted from the surface। This type of emission is called third ionic emission। One more time, whenever the current pass through the filament and due to the resistance of the filament coil, जैसे करंट पास होगा according to I square RT heat is generated। अगर वही हीट यहाँ पे अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे एब्सॉर्ब करेंगे और आफ्टर गेटिंग द सफिशिएंट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन दे आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। इट्स कॉल्ड थर्ड आयनिक एमिशन। अब ये थर्ड आयनिक एमिशन हमें किसमें ऐसे मिलेगा, कौन सी डिवाइसेस है? तो बोल सकते हैं हम डायोड, ट्रायोड, CRT जिसको बोलेंगे कैथोड रे ट्यूब एंड टीवी ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब एंड टीवी ट्यूब का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे सेम जैसा जिसको हम डिस्कशन करें ऐसा ही डायोड एंड ट्रायोड में होता है। तो CRT इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। अब अभी के जो भी टीवी है वो नहीं, पहले जो भी ऐसे बॉक्स टाइप टीवी के जिसके अंदर ऐसा पूरा टीवी ट्यूब रहता था वो टाइप के टीवी शो जो, और उसमें अगर उसका तुम कंस्ट्रक्शन देखो तो एक ऐसा
पीछे ऐसी पाइपलाइन जैसा कुछ था, मतलब थोड़ा ऐसा सिलेंडर जैसा, फिर ये पूरा ऐसा एक्सपांड होता है और यहाँ पर ये बोलेंगे हम क्यूबिस्क्रीन, और हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या होगी, तो ऐसा ही एक फिलामेंट यहाँ पे होता है इसके अंदर। जैसे हम सप्लाई करेंगे, मतलब हम ऐसे बाहर से स्विच चालू करेंगे, पोटेंशियल सप्लाई करेंगे, करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी एमिट होते हैं यहाँ पर ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, तो वो मैग्नेट जो ये इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा डेविएट करेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे ऐसे स्क्रीन पर स्प्रेड होते हैं। और यहाँ पर अंदर की साइड ऐसा एक फ्लोरोसेंट पाउडर होता है जिसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो सिंटिलेशन, सिंटिलेशन मतलब थोड़ा बहुत ऐसा स्पार्क जैसा क्रिएट होता है। वो स्पार्क यहाँ पर ऐसे हमें पिक्चर के फॉर्म में दिखता है। तो हमें तो करना है ऐसे सिर्फ थर्म आयनिक एमिशन। तो यहाँ पर जो भी ऐसे करंट से, हीट से जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स में थर्म आयनिक एमिशन से रिलेटेड। अब तो वो हम बोलते हैं कि कैथोड रे ट्यूब और टीवी ट्यूब में ये हमें ऑब्जर्व होगा। फिर सेकंड एमिशन है फील्ड एमिशन। इसका मतलब अगर हम कोई भी मेटल सरफेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, सपोज ये कोई भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेटल सरफेस केप्ट इनसाइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर, जिसका दूसरे टर्म में मालूम है इज न्यूटन पर कूलम। तब अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तो पर यूनिट चार्ज ऐसे इतना फोर्स लग सकता है 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो पर कूलम इतना ऐसे फोर्स लगेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स पर इतना फोर्स लगेगा ऐसे the forcefully electrons will be emitted from the surface. This type of emission is called field emission. Field emission मतलब कोई भी ऐसे फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो फील्ड एमिशन। यहाँ पर हम बोलेंगे कि inside of the strong electric field. तो due to the strong electric field, electrons are emitted from the metal surface. तो उसको बोलते हैं हम field emission. The third one is photoelectric emission. In photoelectric emission, we can say whenever the radiation of sufficient high frequency is incident on the metal surface after gaining energy equal to the work function of the metals, electrons will be emitted from the surface. It's called photoelectric emission. The process is called photoelectric emission. Whatever the electrons are emitted are called photoelectrons. It's called photoelectrons. Once again, whenever the radiation of sufficient high frequency is incident on the metal surface, electrons will be emitted from the metal surface after gaining energy equal to the work function. Then emitted electrons are called photoelectrons, and this phenomenon is called photoelectric emission. और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो भी है पूरे चैप्टर के अंदर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पढ़नी है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर यही करना है कि रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, जस्ट कंसीडर यूवी रेज व्हेनेवर अल्ट्रावायलेट
Then this incident on the metal surface, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है वो थोड़ी बहुत ऐसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। Then this phenomenon is called photoelectric emission. That effect is called photoelectric effect. तो ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, और वही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हमें बोलना है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, कि इससे रिलेटेड एक हर्ट्ज ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। अब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 8 में भी है, दैट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी में यहाँ पर थोड़ा हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड सोचना है। तो हर्ट्ज ने भी इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए। तो दिस 3 आर द मेथड फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वंस अगेन, थर्मोआयनिक एमिशन, सेकंड फील्ड एमिशन, एंड थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब पूरे चैप्टर में हमें करना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब उससे रिलेटेड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में जो भी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही यहाँ पर हमें लेना है। अब उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मेटल रोड, और जो 2 मेटल रोड है जिसको बोल सकते हैं MNN, और जो मेटल रोड के बीच में गैप है जिसको बोलते हैं स्पार्क गैप, और उसके दोनों एंड पॉइंट पर ऐसे स्फीयर्स कनेक्टेड है। अब ये जो भी स्फीयर है उसके ऊपर ऐसे चार्ज सप्लाई होता है। आउटर कोई भी हमारे पास ऐसी सिस्टम हो, वैसे इंडक्शन कॉइल होती है, इंडक्शन कॉइल से ऐसे जो स्फीयर्स है Q1 एंड Q2, उसको हम ऐसे चार्ज सप्लाई करेंगे, ऐसे वन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव बनेगा, और थ्रू मेटालिक रोड द चार्जेस आर चेंज, मतलब जो पॉजिटिव है वो थोड़ी देर के बाद नेगेटिव बनेगा, और जो नेगेटिव है वो थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव बनेगा। दैट मींस वी कैन से देयर इज अ ऑसिलेशंस ऑफ द चार्ज थ्रू मेटालिक रोड MNN। यहाँ पर पूरी सिस्टम है ऐसे, लेकिन उसका जो मेन है वही हमें यहाँ पर करना है। तो बोलेंगे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इतनी बेसिक उसकी कंस्ट्रक्शन कि 2 स्फीयर्स कनेक्टेड विद मेटालिक रोड MNN, और उससे एक गैप बना है जिसको बोलते हैं स्पार्क गैप। अब जैसे सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ द चार्ज ये थोड़ा कम पॉजिटिव बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो बोलेंगे इस पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, मतलब Q1 becomes less positive, Q2 becomes less negative, or in a fixed duration of time Q1 becomes negatively charged and Q2 becomes positively charged। जब ये चार्ज एक बार इन्वर्ट होके यहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और वो जो स्पार्क है बस वही हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कई बार तुम लोगों ने ऐसे इलेक्ट्रिक पोल्स पे ऐसे स्पार्किंग देखा होगा कि जो भी ऐसे हमारे आजू बाजू में जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए हैं वहाँ पर कई बार तुम्हें स्पार्किंग दिखेगा। बस वो जो स्पार्क हो रहा है तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन। तो स्पार्क गैप में स्पार्क कब आएगा? क्योंकि व्हेनेवर द पोलैरिटी ऑफ द स्फीयर्स गेट्स इन्वर्टेड, जब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तब एक बार स्पार्क प्रोड्यूस होता है, मतलब एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। अगेन वो वापस पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव में से, ये पॉजिटिव में से नेगेटिव बनेगा, तब अगेन स्पार्क जनरेटेड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। तो जब ऐसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया तब जो भी यहाँ पर स्पार्क गैप में से ऐसे जो भी चार्जेस ऐसे
उसका थोड़ा टाइम जो था वो ऐसे ज्यादा था, मतलब वी कैन से द चार्जेस कैन नॉट इजीली पास थ्रू द स्पार्क गैप, इसके लिए मतलब थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन जब ये ऐसे रेडिएशन मतलब थर्मो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आया, मतलब रेडिएशन इंसिडेंट, तो क्या किया उसने ऐसे ये मेटालिक रोड पर रेडिएशन इंसिडेंट की, और इंसिडेंट रेडिएशन द हाई वोल्टेज कैन बी इजीली पास थ्रू द स्पार्क गैप। मतलब अगर हम सोचे सिर्फ ऐसा एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर ऐसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव होने में इनिशियली कुछ ऐसे सोचो कि 20 सेकंड्स लगती थी ऐसे ऑन इंसिडेंट द रेडिएशंस, जो भी है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स ही लगे। एज पर द एग्जाम्पल ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि पहले 20 सेकंड्स लगती थी फिर 1 सेकंड लगी, बट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि हाई वोल्टेज इन अर्थ एक्सपेरिमेंट द हाई वोल्टेज इजीली पास थ्रू द स्पार्क गैप ऑन irradiate the radiation on the metallic rod। तो जो पहले टाइम था उससे थोड़ा कम टाइम लगा तो इजीली पास हो गया। अब जैसे हम बोले पहले 20 सेकंड्स लगे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो 20 सेकंड में पर 20 सेकंड्स में प्रोड्यूस होते थे। लेकिन जैसे रेडिएशन इंसिडेंट किया क्या हुआ, ऐसे 1 या 2 सेकंड, जस्ट कंसीडर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में पास हो गया। तो ऐसे जो भी 20 सेकंड्स है तो उसमें तो हमारे लिए 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो 20 सेकंड्स में एक हो रहे हैं। अब और इंसिडेंट रेडिएशन हमें ऐसे टाइम ड्यूरेशन कम हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोडक्शन ज्यादा मिला, देन इजीली द हाई वोल्टेज पास थ्रू द स्पार्क गैप। So this is the Hertz experiment. Now in a second time we will discuss about the Lennard's experiment and Holwas experiment। होलवास ने भी इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए हैं और लिनार्ड ने भी इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, और लिनार्ड एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उससे लिनार्ड ने मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेजर की कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, जिसको हमने ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी है व्हिच वाज मेजर्ड बाय द लिनार्ड। तो नेक्स्ट टाइम होलवास एक्सपेरिमेंट एंड लिनार्ड एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ेंगे।